हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि मैं घटना चक्र पूर्वालोकन की पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ और इसी क्रम में हम लोग 19 टॉपिक कर चुके हैं। आज हमारा 20वां टॉपिक है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इसको कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उसको देख लेते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-4 क्वेश्चन रहता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। उसके टॉपिक शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के संविधान के तहत तो जो है भारत को महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। महान्यायवादी पद का सृजन हमारे भारतीय संविधान के तहत किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता है, उसको राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह दें और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको संविधान अथवा तत्संबंध प्रवृत्ति अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हों। मतलब ऐसे कार्य जो उसको संविधान द्वारा प्रदान किए गए हों या ऐसे कार्य जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर दे रहा है, उन कृत्यों को करने का उसका कार्य है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। मतलब ये भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करता हो। अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में सदनों के किसी संयुक्त बैठक में या सदन के किसी समिति में जिसमें वो सदस्य नामित हो बोलने या उसकी कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन वो मत नहीं दे सकता, मतदान नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 105(4) के तहत महान्यायवादी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने के दौरान संसद सदस्यों के अनुच्छेद 105 के खंड 1, 2, 3 के तहत प्राप्त होने वाली सभी शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार मिलेंगे। जब वो संसद की कार्रवाई में भाग लेगा तो अनुच्छेद 105 के 4 के तहत जो मतलब उस समय जो संसद के सदस्यों को जो वो शक्तियाँ और मुक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो उसको प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता के लिए किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। जैसे अनुच्छेद 76 के तहत जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं महान्यायवादी, वैसे अनुच्छेद जो है 165 के तहत जो है राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं, और ये इनका भी वही है कुछ न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखते हैं उनसे। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय में परामर्श देगा। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। जैसे महान्यायवादी में था कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर बने रहते थे और उनका वेतन भी वो राष्ट्रपति की तय करते थे, वही मिलता था। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। भारत का क्या होगा, एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। यह अपने पद पर केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी रीति से ये कैग को भी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी हटाया जा सकता है। उसके सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम 2/3 बहुमत से समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में प्रस्तुत करने पर राष्ट्रपति के आदेश से उसे पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र नहीं होगा। मतलब अगर ये अपने पद से रिटायरमेंट ले लेता है तो ये किसी भी और पद के लिए पात्र नहीं होगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है, जो भी पूरा हो जाए। इसको लोक लेखा समिति का आँख और कान कहा जाता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कर्तव्य शक्तियों के संबंध में प्रावधान करता है। इसी के अनुसार में संसद द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें अधिनियम 1971 बनाया गया।
अनुच्छेद 151A के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन में रखेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो अपनी जो लेखाएं हैं उसको राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। जो है राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उसको विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक संभवतः भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ, सेवाएं अधिनियम 1971 के धारा 3 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करते हुए तो संशोधित किया गया था। क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और 76(4) के तहत राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत अपना पद धारण कर जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है? तो यही होगा भारत का महान्यायवादी, क्योंकि इनको तो जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी रीति से हटाया जाएगा। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है 76(a) के अनुसार। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी को। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन है? तो भारत का न्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया भारत का न्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन करने में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार कौन है? भारत सरकार के। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो वही भारत के महान्यायवादी को। भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार है और इसका प्राथमिक अधिवक्ता है भारत का मुख्य न्यायवादी। भारत के महान्यायकर्ता गलत है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार और इसका प्राथमिक अधिवक्ता भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल। महान्यायाधिकर्ता सॉलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी को उसके 2 दायित्वों के निर्वहन में सहायता करता है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महान्यायवादी के पद को ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होती है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता है। एकदम सही है दोस्तों। महान्यायवादी को उसके पद पर उसी प्रकार नहीं, इसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये रहता है, तो ये गलत है, ये सही है, इसमें ये सही है। संविधान के 76 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए अहर्ता किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76 के खंड 4 में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है वो पद पर बना रहता है तथा राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्य हो, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य हो। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होगी, ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं। वो संसद में महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाता है, नहीं। 1 और 2 सही है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद के सदस्य ही नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेता है। संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। अनुच्छेद 76(4) के तहत उसे पदच्युत करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है।
भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह है। एकदम सही है दोस्तों। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। नहीं, राष्ट्रपति जो जितना पारिश्रमिक बोलेगा उतना ही मिलेगा उसको राष्ट्रपति। तो केवल एक सही है दोस्तों। भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान का अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह है। किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तब पद पर बना रहता है। गलत है, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की मर्जी पे रहता है, प्रधानमंत्री की मर्जी पे नहीं रहता है। गलत। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार का हकदार नहीं है। तो भी गलत है। ना तो एक ना तो दो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान न्यायवादी भारत सरकार के विधिक विषयों का परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा न केवल नियुक्त किया जाता है बल्कि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस कथन में एक असत्य है। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के महान न्यायवादी को संसद के सदनों की बैठक, संसद की किसी समिति जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, भाग लेने बोलने का अधिकार है, परंतु वह मत देने का अधिकारी नहीं है। अनुच्छेद 105(4) के अनुसार जिन व्यक्तियों के संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग लेने का अधिकार के संबंध में संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार और उनमें संबंधी उपबंध समान रूप से लागू होते हैं। दो असत्य हैं। भारत का महान न्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। महान न्यायवादी को है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान न्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है इस्तीफा दे देती है। तो न तो एक और न ही दो सही है। संविधान के अनुसार नहीं है, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि वो दे देता है जब सरकार नहीं रहती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान न्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने बोलने का अधिकार है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, जबकि सॉलिसिटर जनरल को संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित उपबंधों के अनुसार महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि परंपरा के अनुसार समांतर सरकार मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा देने पर महान न्यायवादी भी इस्तीफा दे देता है, क्योंकि वह उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त होता है। तथापि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है, मतलब ऐसे व्यवहार में है। वो संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है? तो यही है महान न्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के महान न्यायवादी को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक समितियों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान देने का नहीं। अतः संसद में अपनी राय देने के लिए महान न्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में अनुच्छेद 151(1) में प्रावधान है कि उनकी संघ के लेखाओं की ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और फिर संसद के समक्ष रखी जाती है। वे संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान न्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है। लोकसभा में बोल भी सकता है। मत नहीं दे सकता। 1, 2, 3 सही है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 88 में अभिकथित है कि प्रत्येक मंत्री भारत के महान न्यायवादी को वह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में सदन की किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग ले सकता है, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का हकदार नहीं है। सही है। निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान न्यायवादी को। निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत के महान न्यायवादी को। पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी को। भारत का महान न्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु और नहीं राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता है।
भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी तथा भारत सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान न्यायवादी अपने कर्तव्य को पालने में भारत के राज्य क्षेत्र में के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार प्रत्येक मंत्री भारत के महान न्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में या सदन के किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग ले, किंतु अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। महान न्यायवादी पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं माना जाता है। वह अनुमति के अधीन निजी रूप से अधिवक्ता वृत्ति भी कर सकता है। वह अनुमति के अधीन निजी रूप से अधिवक्ता वृत्ति भी कर सकता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्रवाई में महान न्यायवादी भाग ले सकता है। चूँकि प्रश्न विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है तो भी संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए यहाँ उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति के पद से हटने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति नहीं रहता। वह इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और सदन में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि सदन ये दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने की बात हो तो वो वहाँ उत्तर महान्यायवादी होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में ही होती है। साथ ही में भारत सरकार का अधिकारी शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख होता है, राज्यसभा का पद सभापति होता है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो महान न्यायवादी ही होगा। ये है महान न्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन का कार्रवाई में भाग ले सकता है? महान न्यायवादी। उपराष्ट्रपति भी होता है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो ये होता है एक कानूनी सलाहकार। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधिक अधिकारी भी नियुक्त होते हैं। सॉलिसिटर जनरल एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं। भारत में सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी विषय परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 65(1) के अनुसार राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और अनुच्छेद 65(3) के अनुसार वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो ये होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है एडवोकेट जनरल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य है। सही है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद बनने नहीं, राज्यपाल के। तो ये सही है, ये गलत है, इसका ये सही है। अनुच्छेद 165 के खंड 2 के तहत किसी राज्य में महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार का विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे या विधि संबंधी ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हों। अनुच्छेद 165 के खंड 3 के तहत महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर पद धारण करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के अनुशंसा पर की जाती है। भारत में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा होती है। ये राज्यपाल द्वारा होती है दोस्तों। ये राज्यपाल द्वारा होता है, राज्यपाल द्वारा होता है, गलत है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली और सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो नहीं, ना एक दो सही है ना दो सही है। ये अपीली सलाहकारिता जो है उच्चतम न्यायालय की है। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। तो ये गलत है। सलाहकारी जो है ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय की होती है।
उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल और पीली होती है, लेकिन सलाहकारी जो है सर्वोच्च न्यायालय की होती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो क्या की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों और लेखा परीक्षक कर अपने प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षक कर अपने प्रतिवेदनों सहित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो 148 के तहत। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं को अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो ये संविधान द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और शर्तें कहाँ निर्दिष्ट की गई हैं? तो ये द्वितीय अनुसूची भारत के संविधान में भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची के भाग अंक पार्ट ई में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन शर्तें संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा संबंधी अन्य शर्तें ऐसी होंगी कि संसद विधि द्वारा अवधारित करे। तब वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती है तथा तब तक ऐसी होगी जो द्वितीय अनुसूची में विनिष्ट हो। इसी अनुच्छेद के अनुसार के में संसद द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 पारित किया गया, जिसके अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण होता है। इसी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद नियुक्त किया जाता है 6 वर्ष और 65 साल 6/65। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद द्वारा किया गया है। तो संसद सीजीए के वेतन, सेवा शर्तें से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होगा और 65 वर्ष होगा। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अधिकतम कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है? तो 6 वर्ष तक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के समय निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। इनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये सही है। उनके राष्ट्रपति पद करता गलत है। इनको वो इसी रीति से हटाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों से हटाया जाता है जिस रीति आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियाँ, सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के धारा 3 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के अधीन पद पर अयोग्य होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो ये होगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य है कि वह केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है, न केवल कर्तव्य बल्कि यह औचित्य भी है, सही है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना, दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं है हमको लग रहा है। हाँ सही है, सही व्याख्या भी है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि उसे निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान के और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन कार्य दोनों सही है, व्याख्या भी है। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है? तो भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पालन नहीं किया जाता है दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो ये होता है आकस्मिक निधि और लोक लेखा नीति से होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सही है। सभी व्यापारों, निर्माण, लाभ, हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सही है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना, यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये सब काम नहीं है उनका, ये नहीं है, डी उसका सही आंसर है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक धन
की प्राप्ति और निर्गमन को नियंत्रित करने का कार्य नहीं करता है। ये सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का कार्य नहीं करता है, बल्कि इसकी लेखा परीक्षा करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नियम कर्तव्य होंगे और केंद्र व राज्य सरकार के सरकारों के संचित निधियों और लोक लेखाओं से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्यय का लेन देन की परीक्षा करता है। वो व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ हानि आदि के लेखों के लिए परीक्षा करता है। वो भंडार गृहों के लेखों की परीक्षा करता है। वो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की विधायिका युक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा अधिकृत या अनुरोध किए जाने पर वह स्थानीय निकायों की लेखाओं की परीक्षा करता है। वह सरकारी कंपनियों विभागों की लेखाओं की परीक्षा करता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत में के वित्त पर नियंत्रण का कार्य न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोनों के पास दोनों अधिकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करें जो संचित निधि में संदेह हैं। सही है पहला। और दूसरा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों के स्टॉकों की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का अधिकार होगा। तो दोनों सही हैं दोस्तों, ये दोनों सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? तो कैग संसद की ओर से राजकोष में नियंत्रण रखता है। राजकोष पर कभी नियंत्रण नहीं रखेगा, ये गलत है। कैग मंत्रालयों में कार्यान्वयन परियोजनाओं के कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, ये सही है। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांच करता है जिनसे उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक लेखा प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है, ये भी सही है। कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ नहीं हैं, अर्ध न्यायिक शक्तियाँ प्रक्रियाएँ 2-3 सही हैं दोस्तों। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ और राज्यों की लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक और अधीक्षक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित व संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है। इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करती हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो संसद की है। संविधान के अनुच्छेद 151(a) के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराई जाती है। इसके पश्चात इन रिपोर्टों की जांच संसद की लोक लेखा समिति तथा अन्य संसदीय समितियां करती हैं तथा सरकार में सुधारात्मक कदम उठाने की अनुशंसा करती हैं। अतः नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी व्यवहार संसद की है। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य और शक्तियाँ संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ सेवा शर्तें अधिनियम 1971 द्वारा निर्धारित की गई हैं। कैग की नियुक्तियाँ अनुच्छेद 148 सही है। कैग के कर्तव्य और शक्तियाँ 149 संघ खातों पर प्रपत्र ऑडिट करना, ए का मतलब A1(3) संघ के खातों के प्रपत्रों की ऑडिट करना 150, ऑडिट रिपोर्ट 151। तो 1342 कौन सा है? 1342 ये सही है दोस्तों। कैग की नियुक्ति 148, कैग के कर्तव्य शक्तियाँ 149, संघ के खातों का प्रपत्र 150, कैग की ऑडिट रिपोर्ट 151। नियंत्रक और लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है नहीं उसी रीति से जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसके पद से केवल उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थापित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाया जाता है जब संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होनी चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में सही है नहीं है? उनके कार्यकाल के लिए प्रशासनिक और संसद उनके कार्यकाल के लिए कौन सा सही नहीं है?
नहीं है। उनके कार्यकाल के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है। नहीं, कोई मत नहीं होता है। अपने पद को छोड़ने के लिए वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद पाने के योग्य नहीं है। ये सही है। संसद के दोनों सदनों की में अक्षमता और दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो सही है, केवल एक सही नहीं है दोस्तों इसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 6 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जो हैं, जिनके उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों और उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित हैं। इस पर संसद मतदान नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 148 के खंड 1 के अनुसार कथन 2 और 3 सही, कथन 3 सत्य हैं, जबकि 4। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। किसका? लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता बैठक में उपस्थित रहकर समिति की विचार विमर्श प्रक्रिया में सहायता नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते हैं। आधिकारिक रूप से लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक या मार्गदर्शक कहा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति में है। संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, सेवा व अन्य शर्तें ऐसी होगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। तदनुसार संसद द्वारा बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 की धारा 5 के खंड 2 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऐसे नियमों के अनुसार छुट्टी मंजूर की जा सकेगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी सदस्य को तत्समय लागू है। साथ ही इसी धारा के खंड 3 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने या उसे मंजूर की गई छुट्टी को प्रतिसंहत करने या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति में है। किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लोक लेखा तक सीमित था? तो 1976 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन करके केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिट से पृथक कर दिया गया और तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य केवल केंद्र सरकार की लेखा ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया। 1976 से केंद्र में लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंटिंग सर्विस की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्व अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन कर रहा है। राज्यों के स्तर पर कर रहा है और केंद्र के स्तर पर नहीं है। अनुच्छेद 1971 के संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और CGA को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन है 1976 में। राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षक करता है, कौन करता है? लेखा परीक्षक क्या है? केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों की समीक्षा भी कैग के द्वारा की जाती है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राज्यों की लोक निधियों के से सभी व्ययों, लेखा परीक्षक आदि के अभिभावक कहा जाता है। भारत के कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य करता है लोक वित्त के संरक्षक के रूप में। भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। उसका कर्तव्य है कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना खर्च न हो और किया गया व्यय संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप है। इस प्रकार वस्तुतः नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक वित्त का संरक्षक होता है। गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे भारत के 14वें कैग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के 14वें कैग के रूप में बनाया था। इन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया था। 21 नवंबर 2024 के संजय मूर्ति भारतगढ़ के 15वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा 3। भारत का कैग है लोक लेखा समिति। भारत का महाधिवक्ता
भारत का महाधिवक्ता लोक उपक्रम समिति उच्चतम न्यायालय और भारत का महान न्यायवादी लोकसभा की बैठक 3142 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा में भारत का जो कैग जो लोक लेखा समिति भारत का महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय भारत का महान न्यायवादी लोकसभा की बैठक में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा गलत है? तो लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक खर्च का परिचय, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन, व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। ये नहीं आता है दोस्तों। लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।